जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 10th का हिंदी पेपर जो 2025 सेशन में आया था। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक जैक के अलास्का किताब से लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं कैसा रहा था 2025 का पेपर। इस पेपर से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों क्वेश्चन बना पाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बना पाते हैं तो आप लोग सीरियस होकर एग्ज़ाम की तैयारी करें जिससे अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सब क्वेश्चन लिए हैं 2025 के, तो देखते हैं हिंदी का है। ये पहला पैसेज है, देख सकते हैं आप। पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैं डायरेक्ट आंसर की ओर चलता हूँ, क्योंकि पैसेज पढ़ने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग ये पैसेज पढ़ेंगे तो आप लोग जान पाएंगे कि यहाँ क्वेश्चन दिया है, आदमी की पहचान किससे होती है। तो किससे होती है? उसकी भाषा से। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर आप अपने से निकाल पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, और सभी विषय के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेकर आऊँगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? भाषा से हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, इन सभी सीखते हैं। भाषा का कौशल है ये सब। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है? उसके संस्कार कैसे हैं। ये पैसेज पढ़ेंगे तो आप लोग ये सब क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से दो कारक हैं जो भाषा को सही आकार देते हैं? तो कौन से दो कारक हैं? सी नंबर, सूचना और महसूस करना। ये क्वेश्चन आप अपने से बना पा रहे हैं ना? ये देखिए और देखते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर लाते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम केवल 20 दिन और 20-25 दिन बचा है। तो आप लोग अपना आकलन कीजिए कि कितना हम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक पैसेज है, उसके बाद फिर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5वां नंबर है, कलम और तलवार क्रमशः किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक हैं ये ऊंचे भाव एवं भक्त शक्ति के प्रतीक हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, देश की बड़ी शक्ति क्या है? देश की बड़ी शक्ति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कलम। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंसक जीवों से बचाने के लिए क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? तलवार चाहिए। यानी जो हिंसा करता है उनसे बचने के लिए क्या चाहिए? तो तलवार चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे 8 नंबर है, कलम किसके जलते अंगारे पैदा करते हैं? किसके चलते होगा? यहाँ चलते होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम किसके चलते अंगारे पैदा करती है? तो आंसर होगा बी नंबर, विचारों के चलते अंगारे पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, इनमें से कौन सी क्रिया भेद है? तो ये कौन सा भेद है? अकर्मक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? कौन सा वाक्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए, सौरभ ने पुस्तक खरीदी। जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें इसमें ऑब्जेक्ट है पुस्तक, क्या खरीदी, क्या और किसे का जो जवाब देता है उसमें उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ जैसे कि पुस्तक क्या का जवाब दे रहा है? क्या खरीदा? पुस्तक खरीदा। तो यह कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये सब आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरा इच्छा है कि मैं सबकी सेवा करूं, यह कौन सा वाक्य है? तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। व्याकरण पढ़ना जरूरी है, क्योंकि व्याकरण से बहुत ही एमसीक्यू बनते हैं। 5 एमसीक्यू लगभग बनते हैं, तो आप व्याकरण पढ़ के ही जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो
तो यहाँ डैश है, क्या होगा डैश की जगह? परीक्षा परिश्रम करो, तो सही अवयव चुनना है। तो यहाँ होगा, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, तो परिश्रम करो। यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो परिश्रम करो, आंसर होगा। यहाँ डी नंबर जैसा आंसर है, परिश्रम करो। अवधि का एक अर्थ होता है, अवधि का अर्थ क्या होता है? तो अवधि का अर्थ समय होता है। इस प्रकार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, जैसा कि मैंने पहले ही सोर्स दिखाया अपना, कि इस किताब से मैंने टाइप करके क्वेश्चन लिए हैं। तो देख सकते हैं आप आसानी से इन क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर आपने अच्छी से पढ़े हैं तो। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन है? यानी किस ऑप्शन में कार्य हो रहा है? तो लड़के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो इसमें कर्म हो रहा है, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्या प्राप्त, विद्या प्राप्त कौन सा समास है? यानी विद्या को प्राप्त कौन सा समास है? यहाँ विद्या प्राप्त होगा, इस जगह पर विद्या प्राप्त होगा। तो विद्या प्राप्त कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18 इस पैसेज को पढ़कर आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर है, सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दी गई? यानी सुशीर वाद्य में शाह, शाह मतलब होता है अव्वल, यानी जो उच्च हो, तो किसे दिया गया है? शहनाई। सुशीर वाद्य मतलब हो जाए जिसमें हम हवा भर के ध्वनि निकालते हैं, उसी को सुशीर वाद्य कहा जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं बीन, शहनाई, बैंड जो बजाता है, फूंक के ध्वनि उत्पन्न करना ही सुशीर वाद्य कहलाता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से सुशीर वाद्य कौन है? तो कौन है? ए नंबर शहनाई है। 19 नंबर क्वेश्चन किया, फिर ये पैसेज है। इसी प्रकार आप लोगों को एग्जाम में पैसेज मिलेगा, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोगों को एमसीक्यू करना है। क्वेश्चन है, परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे? तो ये आंसर सभी लोगों को पता होगा, डी नंबर शिवाजी को, यानी शिव जी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, परशुराम के सिर पर अभी भी किसका ऋण शेष था? किसका ऋण शेष था? गुरु का ऋण शेष था। इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आप आसानी से इन सब का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आपकी कहानी यानी टेक्स्ट बुक जो दिया है उसी से क्वेश्चन है, मुन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो ये कहाँ बीता? अजमेर में बीता मुन्नू भंडारी का बचपन। ये आप लोग कहानी या कविता पढ़े होंगे, उसी से क्वेश्चन अब हैं। तो उसी से 10 क्वेश्चन केवल आप लोगों के कहानी से एमसीक्यू हैं। नाना साहब का सहसा क्या करने लेखक को अच्छा नहीं लगा? नाना साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? तो क्या करना अच्छा नहीं लगा? भाव परिवर्तन करना होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कैसा चश्मा लगा दिया? तो कैसा चश्मा लगा दिया? डी नंबर सरकंडे का चश्मा लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, भगत जी का गाना गाते समय क्या बजाया करते थे? तो क्या बजाया करते थे? ऑप्शन डी खेजड़ी बजाया करते थे, कंजड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सशस्त्र बाहु कौन था? तो सशस्त्र बाहु कौन था? ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा। राजा ऑप्शन सी होगा, राजा सशस्त्र बाहु था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कवि बादल से गरजने के लिए क्यों कहता है? तो क्यों कहता है? हरियाली लाने के लिए, डी नंबर आंसर होगा। गोपियाँ ज्ञानी उद्धव को किस आधार पर परास्त कर देती है? तो किस आधार पर परास्त करती है? यानी वाक्य चतुर से, यानी बोलचाल के दौरान उसे परास्त कर देती है उद्धव को। क्वेश्चन नंबर 28 है,
मुख्य गायक को धीरज बांधने का काम प्राय कौन करता है? तो यह संगीतकार करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, यह कथन किसका है? तो यह कथन कबीर का है, संत कबीर का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेखिका लद्दाख में क्या देखने के लिए उत्साहित थी? तो यह क्या देखने के लिए उत्साहित थी? तो बर्फ होगा आंसर। तो आप लोग बताएं 30 में से आप कितने क्वेश्चन अपने आप से कर पाते हैं, तो ये कमेंट कर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केवल लॉन्ग आंसर टाइप है जिसमें 31 से 38 निर्देश दिया गया है, जिसमें 31 से 38 तक अति लघु प्रश्न है जो प्रत्येक 2 अंकों का है और किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8 क्वेश्चन रहता है, इसमें 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर एक गद्यांश है, देख सकते हैं आप, एक गद्यांश है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट आंसर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और 31 है, यानी लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन पहला है। 31 नंबर, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले शास्त्री जी उच्च पद पाकर भी सामान्य बने रहे। यानी शास्त्री जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उन्होंने उसके बारे में आप लोग कहानी सुने होंगे कि शास्त्री जी जब उसका बेटा स्कूल में पढ़ता था तो सामान्य व्यक्ति की तरह वो आज लाइन में लगे थे। पेरेंट्स मीटिंग था, उसी में सामान्य व्यक्ति की तरह, यानी वो अपने जीवन उतने बड़े पद पर भी जाकर सामान्य जीवन व्यतीत किए। उसी में कहानी में आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो पता चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 32 नंबर, शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण कौन से थे? तो आंसर डिस्कस करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व अत्यंत सादा यानी सामान्य था, लेकिन बहुत प्रभावशाली था। उनके व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रेरणादायक बनाने वाले मुख्य गुण विनम्रता था, सादगी था, सरलता था और वो देशभक्त भी थे। क्वेश्चन नंबर 33, शास्त्री जी के जीवन में किन किन महापुरुषों का प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में कई महान व्यक्तियों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनके सोच, आचरण और नेतृत्व शैली को आकार दिया। प्रमुख महापुरुषों का प्रभाव उनके जीवन में देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है। यानी इन महापुरुषों का प्रभाव शास्त्री जी पर पड़ा था। तो महात्मा गांधी जी का प्रभाव था, पंडित मदन मोहन वीए जी का प्रभाव था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और गोविंद वल्लभ पंत, इन सभी के जीवन का प्रभाव पड़ा था शास्त्री जी के जीवन में, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, शास्त्री जी के संबंध में वाइबेल की कौन सी उक्ति जान पड़ती है? तो शास्त्री जी के संबंध में मुझे वाइबेल की यह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनय विनय ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यह युक्ति वाइबेल का है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब से की? इस पर आप पैसेज पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप अपने आसानी से बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर है, शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत 17 वर्ष की अवस्था में विद्यार्थी जीवन से की थी। तो आप लोग देख सकते हैं 17 वर्ष की उम्र में, यानी इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1926 में शास्त्री जी किस संस्था के सदस्य बने और कब तक इसके सदस्य बने रहे? तो 1926 में शास्त्री जी लोक सेवा मंडल संस्था के सदस्य बने और जीवन भर इसके सदस्य रहे। क्वेश्चन नंबर 37 है, इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यानी जो टाइटल होता है उसका टाइटल देना है। तो किसके जीवनी के बारे में? लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी के बारे में। तो ये हम शीर्षक दे सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 38 है,
स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द आज़ादी होगा, मुक्ति होगा, स्वाधीनता होगा और अन्य प्रकार स्वतंत्रता की पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप लोग 2 या 3 को लिख दीजिएगा, हो सकता है तो आप लोग 4 या 5 लिख दीजिएगा। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ और 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। जैसा कि लिखा है 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 अंक हैं, जिनमें से 150 नहीं 100 शब्द में आप लोग लिखना है। 150 गलत टाइप हो गया है, 100 वर्ड आप लिख दीजिएगा, काफ़ी होगा। 100 वर्ड कम भी लिखेंगे चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आप लोगों की टेक्स्ट बुक का है, तो देख सकते हैं। क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसीलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य और धर्म समझती थी। वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को किसी के सहारे की ज़रूरत है। वह उनके प्रति स्नेह, सम्मान, कर्तव्य भावना से ओतप्रोत थी, इसलिए वह चाहती थी कि वे अकेले ना रहे और उन्हें कोई कष्ट ना हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुत्रवधू केवल रिश्ते से नहीं बल्कि संवेदना और सेवा की भावना से जुड़ी हुई थी, जो भारतीय पारिवारिक व्यवस्था और संस्कारों का सुंदर उदाहरण है। तो इस प्रकार आंसर लिखना है। आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो ये आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, यानी कि संक्षेप में जो रहता है उसको पढ़ के जाइएगा ताकि आप आंसर आसानी से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खां का शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने शहनाई की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाई। शहनाई का लोकवाद्य से शास्त्रीय जी संगीत के मंच तक पहुंचने का श्रेय उन्हें ही है। उनके संगीत में भारतीय परंपराएं, संस्कृति और आत्मिक शांति की स्वर सुनाई देती है। उनके द्वारा बजाई गई शहनाई शुभ अवसरों की पहचान बन गई है, इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, लेखक को नवाब साहब के किस व्यवहार से उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं रहे? तो आंसर डिस्कस करते हैं। लेखक को नवाब साहब की दिखावटी, बनावटी और आडंबरपूर्ण व्यवहार से उनसे बातचीत करने की तनिक भी उत्सुकता नहीं रही। उन्हें ऐसा लगा कि नवाब साहब वास्तविक भावनाओं के बजाय केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। उनकी बातों और हाव भाव सच्चाई का अभाव था, लेकिन लेखक संवाद करने के लिए प्रेरित नहीं हुए, यानी उनकी बातों में सच्चाई की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल केवल अन्न या पैदावार नहीं है, बल्कि वह परिश्रम, त्याग और आशा का प्रतीक है। फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा और किसान के मेहनत से मिलकर बनती है। इससे जीवन की निरंतरता और संघर्ष का भाव निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43, गोपियों ने योगी की शिक्षा कैसे ग्रहण की? तो गोपियों ने योगी की शिक्षा अपने सहज, सरल और व्यवहारिक जीवन के अनुभवों से ग्रहण की। उन्होंने प्रेम और भक्ति को ही सच्चा योग माना। उनके अनुसार कृष्ण प्रेम ही सर्वोच्च साधना है, न कि कठिन योग क्रियाएं हैं। इस प्रकार वर्णन किया गया है लेखक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? यानी जो कहानी का टाइटल शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, इस विषय में आप लोगों को बताना है।
कविता का शीर्षक उत्साह इसीलिए रखा गया क्योंकि पूरी कविता में जोश, उमंग, ऊर्जा और सकारात्मक भावनाओं का संचार है। कवि युवाओं में साहस, परिश्रम और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कविता मन में उत्साह और कर्मशीलता जागृत करती है। इसी कारण टाइटल यानी शीर्षक उत्साह रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 से आगे बढ़ते हैं। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत में क्या भूमिका निभाते हैं? यहाँ गलत टाइप हो गया, यहाँ संगीतकार होगा, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत में क्या भूमिका निभाते हैं? तो आंसर है 45 नंबर का, यहाँ फिर से करेक्ट कर लीजिए। संगीतकार मुख्य गायक या वादक को सहयोग प्रदान करता है। संगीत का लय, ताल, सुर को बनाए रखने के लिए सहायता करता है। संगीतकार का योगदान मंच पर मुख्य कलाकार को आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करता है, जिससे प्रस्तुति प्रभावशाली बनती है। इसी प्रकार वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है। मेहनत कश का अर्थ क्या है? मेहनत कश का अर्थ कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपने श्रम और ईमानदारी से जीवन यापन करता है, मेहनत कश कहलाता है। और समाज की प्रगति के लिए मेहनत कश लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार लिखा गया है। आंसर लिखना है आप लोगों को भी इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 47 है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में चित्रण प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन 2011 और 2025 में आया था। इस प्रकार हर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये सब VVI क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आए हैं। ये पहला बार नहीं आया, ये 2-3 बार एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। और आप लोग यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी एग्ज़ाम यानी जो भी एग्ज़ाम में पेपर हुआ था उन सभी का पेपर में बनाकर इसी प्रकार आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर डिस्कस करते हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आई थिंक स्टार्ट हो गए। हाँ, ये 5 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से 47 नंबर से। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें 5 में आप लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना होता है, 6 क्वेश्चन दिया जाता है एग्जामिनर द्वारा। तो आप लोगों को 4 क्वेश्चन अच्छे से पॉइंट वाइज बना के लिखना है, जिससे आप लोग हैंड राइटिंग भी अच्छी दिखे। आप लोग पॉइंट में बना कर लिखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आंसर। भगत की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। उनका कद मध्यम व रंग गोरा था। उनके बाल पककर सफ़ेद हो गए थे, जिससे उनका चेहरा जगमगाता रहता था। वे कमर में मात्र एक लंगोटी और सिर पर एक केसरिया जैसी कंबल टोपी पहनते थे। जाड़ा आने पर एक काली कंबल ओढ़ लेते थे। वे लकड़ी की राम नामी तिलक लगाते थे, जो माथे से छाती तक होता था। उनके गले में तुलसी की जड़ से बनी माला रहती थी। इस प्रकार आप लोगों को भी पॉइंट वाइज लिखना है। और आप लोग यदि कहानी पढ़े होंगे तभी ये क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग कहानी थोड़ा, जैसे कि हर कहानी का संक्षेप में होता है, उसी को पढ़ लें ताकि आप आंसर अपने से बना के लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर से साधु की तरह दिखाई देने वाले भगत खेती बाड़ी के लिए एक गृहस्थ थे, परंतु उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे। क्वेश्चन नंबर 48 है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो आपके बोर्ड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या व्यंग्य निहित है? तो आंसर डिस्कस करते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण की अलौकिक स्नेह और प्रेम रस के सान्निध्य रहते हुए भी उसे
अनमोल आनंद से वंचित है। यानी इस कहानी में बताया गया है कि गोपियों द्वारा जो उद्धव था वो कृष्ण भगवान के पास रहते थे, लेकिन वो फिर भी कृष्ण भगवान के प्रेम और स्नेह से संदिग्ध यानी अलग थे। वो उनके पास रहकर भी आनंद से वंचित थे। प्रेम बंधन में बांधना एवं उन मन के प्रेम के अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से वे पूर्णतः अपरिचित थे। इस प्रकार वर्णन है इस कविता में। लोह स्तंभ ओ कहानी होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49 है। लोह स्तंभ में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप लोग कहानी या कविता पढ़ेंगे, तो उसी से इस प्रकार के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को पढ़ लेना है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर डिस्कस करते हैं। लोह स्तंभ में घूमते हुए चक्र देखकर लेखिका ने पूरे भारत की आत्मा एक सी इसलिए दिखाई दी क्योंकि यह चक्र देश की एकता, गति और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बन गया। चक्र की विशेषताएं जो लेखिका को भारत से जोड़ती है। इस प्रकार आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। घूमता हुआ चक्र यह प्रतीक लगता है कि जैसे देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, चाहे उसमें कितनी भी विविधता क्यों ना हो। विविधता यानी जो कल्चर हम लोग कुछ सब लोगों का अलग कल्चर है, उसी को विविधता कहा गया है। पॉइंट 2 है, चक्र की हर तली अलग अलग हुए भी एक धुरी से जुड़ी होती है। ठीक वैसे ही जैसे भारत की अनेक भाषाएं, धर्म, प्रांत और संस्कृतियां होते हुए भी राष्ट्र की आत्मा एक है। इसी प्रकार लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी पॉइंट 3 है। लेखिका को लगता है कि इस चक्र में भारत की आत्मा की गति, ऊर्जा और लय दिखाई देती है। इस लोह स्तंभ पर घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को प्रतीत होता है कि पूरे भारत की आत्मा एक है, विविधताओं में एकता की अद्भुत झलक है। इस प्रकार वर्णन है। तो आप लोग इसी प्रकार आप लोगों को भी पॉइंट वाइज लिखना है, जिससे अच्छा देखने में लगे, तभी तो नंबर अच्छे मिलेंगे। यानी आप लोगों को एक निबंध भी दिया जाएगा, 2 टॉपिक दिया जाएगा, आप लोग किसी एक को सेलेक्ट करके आप लोग लिख सकते हैं, चयनित करके जो आप लोगों को अच्छा लगे उसी के विषय में लिखना है। जैसे क्वेश्चन दिया है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो आप लोग जो अच्छा लगे, जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज हो, उसके विषय में आप लोग लिख सकते हैं। पहला है जीवन में खेल कूद महत्व, जिसमें आप लोगों के बताना है खेलों भूमिका, खेलों से लाभ, व्यक्तित्व और विकास, मनोरंजन और निष्कर्ष, इन सब के विषय में लिखना है। और इस जैसा कि आंसर मैं डिस्कस कर देता हूँ, वीडियो आखिर काफ़ी लंबा आप लोग देख सकते हैं, मैं आंसर दिखा देता हूँ, केवल ये आंसर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। टाइम दे देता हूँ जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। देख सकते हैं खेलों के लाभ। इस प्रकार आप पहले एक हेडलाइन दीजिएगा, उसको मार्क कर दीजिएगा, उसके बाद नीचे उसके बाद फिर लिखिएगा। फिर जैसे कि कोई हेडलाइन दे दीजिएगा खेलों से, जैसे कि वहाँ ऊपर में यहाँ दिया था कि भूमिका लिखना है आप लोगों को, खेलों के लाभ लिखना है, व्यक्तित्व का विकास लिखना है, मनोरंजन और निष्कर्ष। इस प्रकार आप लोग जैसे कि हेडलाइन बना लीजिएगा, जैसे कि भूमिका इस प्रकार लिख लीजिए, उसके नीचे भूमिका लिख दीजिएगा। उसी प्रकार आप लोगों को हर पॉइंट को लिख देना है। तो आप लोग देख सकते हैं, यस ये रहा क्वेश्चन। इसी प्रकार आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, पर्यावरण के प्रति। क्वेश्चन नंबर 52 है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी 2 क्वेश्चन है, 52 में अथवा भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अथवा में है, निहार हर्बल साबुन की बिक्री बढ़ाने हेतु लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी इन दोनों विषय में आप लोगों को एक विज्ञापन तैयार करना है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है उसी के विषय में आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ये पहला का आंसर है। जैसे कि
आप लोग देख सकते हैं ये विज्ञापन यानी पर्यावरण के विषय में 50 जो 52 का क्वेश्चन नंबर था उसी का है। इस विषय में आप लिख सकते हैं। और अथवा जो यानी सेकंड क्वेश्चन अथवा में दिया था उसमें आप लोग स्वस्थ सुंदर त्वचा के लिए निहार हर्बल साबुन का प्रयोग करें, इस प्रकार लिख सकते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा जिससे आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।